हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर आज से कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने जा रहे हैं, जो कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसका इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट समझने में, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड समझने में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझने में और मैकेनिकल सिविल में कहीं ना कहीं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ होता ही होगा। इसके बिना हम इंजीनियरिंग को पूर्णता नहीं दे सकते बेटा। एक्चुअली 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम वेक्टर्स को डील करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने 11th-12th में भी पढ़ा है। वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वेक्टर्स को हैंडल किया है। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड वेक्टर्स को हमने वहाँ भी हैंडल किया है, पर वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को नहीं समझा। सुपरफिशियली हमने उसको समझा, तो वो इंटरप्रिटेशन बच्चों को समझ में आ जाता है 11th-12th के लेवल पर जैसे ही हम इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझना शुरू करते हैं, इस पर्टिकुलर मैथ्स के कॉन्सेप्ट से, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड वेक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड वेक्टर्स को समझने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ता। मतलब ये समझिए कि फिज़िकल इंटरप्रिटेशन अगर हमें समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड वेक्टर्स का, तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से हम बहुत आसानी से, जल्दी, बिना ज़्यादा दिमाग खर्च किए, ऐसा मुझे कहना चाहिए, आसानी से समझ में आ जाता है हमें। तो चलिए मैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझा देती हूँ। अब इसकी ज़रूरत, नाम तो ले लिया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड समझने में, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड समझने में वेक्टर्स के लिए हमें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, पर कैसे, तो वो मैं समझाना चाहूँगी। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, मतलब एक चार्ज है, चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन कैसा भी हो सकता है, एक पॉइंट चार्ज हो सकता है, एक लाइन चार्ज हो सकता है, एक स्फेरिकल शेप का चार्ज हो सकता है, एक क्यूबॉइड शेप का चार्ज हो सकता है, किसी भी टाइप का चार्ज हो सकता है। तो वो जब सोर्स चार्ज हमारे पास अवेलेबल है, तो उस सोर्स चार्ज की वजह से चारों तरफ स्पेस में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, पोटेंशियल कितना है अलग अलग पॉइंट्स पे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेंसिटी एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पेस में कितनी है, वो सब समझना है। तो मुझे सोर्स चार्ज, जिसका कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने वैरायटीज़ में बताया, पॉइंट चार्ज हो सकता है, लाइन चार्ज हो सकता है, स्फेरिकल चार्ज हो सकता है, कोई भी चार्ज हो सकता है, तो वो सोर्स चार्ज की लोकेशन क्या है, और उस सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट पर मुझे चाहे पोटेंशियल पता करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना हो, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पता करना हो, उस पॉइंट की लोकेशन जहाँ पर मुझे इफेक्ट पता करना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन भी मुझे स्पेस में आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। मेरे दिमाग को समझ में आनी चाहिए कि सोर्स और इफेक्ट दोनों की लोकेशन क्या है स्पेस में, तब मैं समझ पाऊंगी कि सोर्स किस तरीके से इफेक्ट वाले पॉइंट पे इम्पैक्ट डाल रहा होगा। तो यही सब समझने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद लगेगी। हम ऑब्जेक्ट्स को 3 डायमेंशनली समझ पाते हैं, हम स्पेस में किसी पॉइंट को 3 डायमेंशनली समझ पाते, तो नेचुरली 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही मदद करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के रिस्पेक्ट में इफेक्ट वाले पॉइंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो समझने के लिए। इसी तरीके से मैं मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की लोकेशन क्या है स्पेस में और 3 डायमेंशनली, और इसके रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट पर मुझे इसका इफेक्ट निकालना है, उस पॉइंट की भी लोकेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस सोर्स। इसे मैं इफेक्ट कह रही हूँ, इसे मैं सोर्स कह रही हूँ, या कॉज कह रही हूँ, ये कारण है, ये इफेक्ट यहाँ पर देख रही हूँ। तो सोर्स के रिस्पेक्ट में इफेक्ट की लोकेशन क्या है, वो सब भी मेरे समझ में आएगा, तब जाके इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर पाऊंगी, क्योंकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, हमें मालूम है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है, या मुझे मैग्नेटिक पोटेंशियल पता करना है, जैसे
इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एंटीना के लोकेशन के रिस्पेक्ट में स्पेस में कहीं भी हम मैग्नेटिक पोटेंशियल पता कर सकते हैं, चाहे वो वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल हो, स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल तो ठीक है, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल पता करना हो तो हम स्पेस में उस पॉइंट की लोकेशन को विथ रिस्पेक्ट टू करंट कैरिंग कंडक्टर या विथ रिस्पेक्ट टू एंटीना समझना ज़रूरी है। ये सब कुछ मुझे समझा पाएगा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटा। अब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ही टाइप का नहीं होता है, 3 टाइप के होते हैं, मतलब वहाँ हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल है 3 डायमेंशनली सोर्स और इम्पैक्ट को समझने के लिए, उनके आपसी कनेक्शन को समझने के लिए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहला होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इन तीनों को मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती हूँ? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं तब यूज़ कर सकती हूँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता करनी है पॉइंट चार्ज की वजह से, मतलब मेरा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट चार्ज है, तो मैं यहाँ पर अगर मेरा पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में मुझे स्पेस में अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो इस की लोकेशन को, पॉइंट चार्ज की लोकेशन को, और जहाँ पर मुझे इफेक्ट पता करना है उस पॉइंट के लोकेशन को मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से स्पेसिफाई कर सकती हूँ। कैसे करेंगे वो बताऊँगी अभी। अब अगर मेरे पास एक लाइन चार्ज है, तो ये सिलेंडर जैसा है, तो इस लाइन चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ मैं कहीं भी स्पेस में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकती हूँ। अगर ये लाइन चार्ज है तो इसकी वजह से मैं यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकती हूँ, यहाँ भी कर सकती हूँ, यहाँ भी कर सकती हूँ, कहीं भी कर सकती हूँ। तो इन हालातों में, इन सर्कमस्टांसेस में मुझे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ज़्यादा अच्छे से मदद करेगा। और अगर एक बॉल है मेरे पास और बॉल पर अगर चार्ज प्रेजेंट है, तो उस बॉल के चारों तरफ अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, पोटेंशियल पता करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पता करनी, तो उन पॉइंट्स को मुझे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि सोर्स चार्ज जो है वो स्फेरिकल शेप का है। इस तरीके से मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ कि किन हालातों में इन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझाती हूँ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्सपेंशन है। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, उसमें थर्ड कोऑर्डिनेट जेड हम जब मिला देते हैं तो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है, या इसे 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है। इस सिस्टम में हमारे पास 3 एक्सिस होती है। 3 एक्सिस, एक ये वाली हो गई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। ये तो मैंने ड्रॉ करी या 2D बोर्ड पे 3 डायमेंशनली कैसे ये एग्जिस्ट करी होगी। तो बेटा बोर्ड की इस वाली एज को आप एक एक्सिस समझिए, इस एज को एक एक्सिस समझिए और मेरे हाथ को थर्ड एक्सिस समझिए। तो ये या जो बोर्ड से बाहर प्रोजेक्टेड है ये एक्स एक्सिस है, बोर्ड का जो ये हॉरिजॉन्टल एज है ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल एज है ये मेरी जेड एक्सिस है, और तीनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन है, ये है। अब ये तीनों जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों ऑर्थोगोनल सिस्टम का पार्ट होता है। नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम भी होता है, पर नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम से किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में इंटरप्रेट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हम जनरली नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते हैं, हम ऑर्थोगोनल सिस्टम्स को ही फॉलो करते हैं। और ये तीनों सिस्टम्स ऑर्थोगोनल सिस्टम। अब ये ऑर्थोगोनल वर्ड का मीनिंग क्या है बेटा? ऑर्थोगोनल सिस्टम का मतलब ये कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, और जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसलिए इसे ऑर्थोगोनल सिस्टम कहा जाता है। अब इस ऑर्थोगोनल सिस्टम एक्स वाई जेड को वर्ल्ड वाइड हमने फिक्स कर दिया है, ये ऐसे ही रहेंगे, मतलब हमें इसी सीक्वेंस में लेना। क्या सीक्वेंस? एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड, इसी सीक्वेंस में लेना है। तो ये हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये हमने फिक्स कर दिया है। क्या मीनिंग है? मीनिंग ये है बेटा
कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की जो फिक्सिंग की है, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की फिक्सिंग की है, जिसमें मेरे पास 3 प्लेन से एक प्लेन ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल जो बोर्ड के परपेंडिकुलर, इसे मैं एक्स वाई प्लेन कहूँगी। ये प्लेन मेरा एक्स वाई प्लेन है, बोर्ड जो है मेरा वो वाई जेड प्लेन है, और ये जो प्लेन है जो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस से मिलकर बन रहा है, ये इमेजिनरी प्लेन, ये प्लेन होगा आपका जेड एक्स प्लेन। ये तीनों प्लेन्स भी एक दूसरे के 90 डिग्री है ऑर्थोगोनल सिस्टम में, मतलब तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है तो ऑर्थोगोनल सिस्टम है, तीनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ऑर्थोगोनल सिस्टम है। सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, एक्स ऐसा, वाई ऐसा, जेड ऐसा रहेगा वर्ल्ड वाइड। हम हर जगह जब भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे तो हम सीक्वेंस एक्स वाई जेड लेंगे। क्या मीनिंग है एक्स वाई जेड का? एक्स वाई जेड का मीनिंग ये है कि जब मैं अपने राइट हैंड से एक्स एक्सिस को वाई की तरफ टर्न करती हूँ, ये मेरा राइट हैंड, ये राइट हैंड से मैं एक्स एक्सिस को वाई की तरफ टर्न करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं स्क्रू को खोल रही हूँ, और स्क्रू जब खुलेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस की तरफ राइट हैंड से टर्न करने पर स्क्रू की ओपनिंग जेड डायरेक्शन में होती, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। फिर से मैं कहूँ, ये मेरी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये मेरी वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये मेरी जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को जब मैं रोटेट करती हूँ पॉजिटिव वाई की तरफ तो स्क्रू की ओपनिंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होती है। पॉजिटिव वाई को जब मैं जेड पॉजिटिव की तरफ रोटेट करती हूँ तो मेरे स्क्रू की ओपनिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होती है, और राइट हैंड से जब मैं जेड एक्सिस को एक्स एक्सिस की तरफ रोटेट करती हूँ तो मेरा जो स्क्रू है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में रोटेट होता है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स है इसी सीक्वेंस के साथ जो ऑर्थोगोनल सिस्टम है और साथ में गवर्न हो रहा है राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो ये सीक्वेंस आपका फिक्स है एक्स वाई जेड, आप जेड वाई एक्स ये सीक्वेंस नहीं रख सकते, उल्टा सीक्वेंस नहीं है। सीधा सीक्वेंस हमारा क्या कहलाएगा? एक्स वाई जेड, जो कि राइट हैंड स्क्रू रूल को फॉलो करता है। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 2D पर समझा है मैंने। अब यहाँ पर मुझे किसी पॉइंट को लोकेट करना है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, और इस पॉइंट, ये जो मेरा फिंगर की टिप है, ये मेरा पी पॉइंट है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट से एक्सप्रेस कर सकती हूँ, लोकेट कर सकती हूँ, स्पेसिफाई कर सकती हूँ। ये तीनों जो है एक्स वाई जेड, ये मेरी लेंथ से, ये तीनों डायमेंशंस कैसी लंबाइयाँ हैं। आगे के सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जानेंगे कि कुछ डायमेंशंस पॉइंट को स्पेसिफाई करने में एंगुलर डायमेंशंस भी है, पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीनों डायमेंशंस लेंथ से। ठीक, अब ये जो पी पॉइंट है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में, ये जो फर्स्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस के फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा पहला खाका है जिसमें पी पॉइंट लाई कर रहा है। अब मैं बैक साइड में अगर जाऊं तो मेरे पॉजिटिव एक्सिस का रिवर्स में बैक साइड इनसाइड द वॉल लूं तो वो मेरी नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगी। तो पीछे का जो खाका है, इसके पीछे का जो रूम होगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस से बन रहा है, वो मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ऐसे जब आप खाके देख रहे हैं इस 3 डायमेंशनल सिस्टम में तो आपको 8 क्वाड्रेंट्स, 8 खाके समझ में आएंगे। कहीं पे y निगेटिव है, x पॉजिटिव है, z निगेटिव है, कहीं पे तीनों पॉजिटिव है, कहीं पे 2 निगेटिव, 1 पॉजिटिव, कहीं पे 1 निगेटिव, 2 पॉजिटिव, कुछ भी कॉम्बिनेशन होगा। इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से -x + y + z +x - y + z कुछ भी कॉम्बिनेशन होके आपके पास इन 3 एक्सिस के सिस्टम से +x - x + y - y + z - z से मिला के 8 कमरे, 8 खाके, हाँ 8 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं। तो जो P पॉइंट मैं मान के चल रही हूँ ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, जिसमें x भी
इसको मैं 3 लेंथ से एक्सप्रेस कर रही हूँ, x, y, z, और तीनों पॉजिटिव ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, मान के नहीं है ही। अब ये एक P पॉइंट यहाँ पर मेरी फिंगर के टिप पर है, तो मुझे समझना x कहाँ है, यहाँ पे कहाँ एक्सप्रेस करूँ मैं x को, y को और z को। अब मैं x y z को लोकेट करने के लिए P पॉइंट को ड्रॉप कर रही हूँ xy प्लेन पर। तो P पॉइंट यहाँ है, P पॉइंट को मैंने xy प्लेन पर ड्रॉप किया तो मेरा Q पॉइंट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया P को ड्रॉप करने पर xy प्लेन पर। Q को पीछे मैं ओरिजिन से मिला रही हूँ तो मेरी OQ लाइन हो गई। अब मुझे समझना है कि x कहाँ है, तो Q से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगी x एक्सिस पर, Q से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगी x एक्सिस पर, तो वो मेरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर A हो जाएगा और O टू A मेरा x डायमेंशन हो जाएगा। Q से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगी y एक्सिस पर, Q से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगी y एक्सिस पर, तो वो B पॉइंट होगा y एक्सिस पर, OB मेरा y डायमेंशन होगा। और सिमिलरली P पॉइंट से जब मैं z एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगी तो ये जो पॉइंट होगा वो C पॉइंट होगा और O टू C मेरा z डायमेंशन हो जाएगा। इस तरीके से P की लोकेशन को हम स्पेसिफाई करते हैं कि P का डिस्टेंस जो है वो x एक्सिस से y है, y एक्सिस से x है और xy प्लेन से उसका डिस्टेंस z है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, P पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस x है, P पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस y है और P पॉइंट का xy प्लेन से डिस्टेंस z है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। तो OA बता दिया x है, OB y और OC z है। अब हम समझे कि x की रेंज क्या हो सकती है, x कितना बड़ा कितना छोटा हो सकता है। तो x की रेंज माइनस x एक्सिस में माइनस इन्फिनिटी तक हो सकती है, मतलब किसी पॉइंट को मैं लोकेट कर सकती हूँ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में x एक्सिस पर, मतलब निगेटिव x वैल्यू हो सकती है अप टू माइनस इन्फिनिटी और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली y और z की भी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो सकती है, मतलब तीनों की रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकती है। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस की डायरेक्शन भी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी। ये तो मैं क्वांटिटी बता रही हूँ कि x लंबाई, y लंबाई, z लंबाई या p कितना दूर है x एक्सिस से, y एक्सिस से, xy प्लेन से, yz प्लेन से, ये सब मैं बता रही हूँ कि p का डिस्टेंस कितना है। पर मैं अगर डायरेक्शन में बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड वेक्टर्स डील करने पड़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट में, मुझे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड वेक्टर्स डील करने पड़ेंगे, तो मुझे यहाँ पर लंबाई के साथ डायरेक्शन भी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायरेक्शंस होती है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक जेड एक्सिस के अलोंग। और ये डायरेक्शंस को हम ए एक्स यूनिट वेक्टर, ए वाई यूनिट वेक्टर और ए जेड यूनिट वेक्टर से स्पेसिफाई करते हैं। और यूनिट वेक्टर की पहचान है ऊपर कैप, जिसे हम मैथ्स में आई जे के, ए एक्स को हमने आई, ए वाई यूनिट वेक्टर को जे और ए जेड यूनिट वेक्टर को हमने के से डिफाइन किया था। पर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं इसको ए एक्स, ए वाई और ए जेड कैप के साथ ऐसे यूटिलाइज करूँगी। तो अब अगर मुझे ओ ए लंबाई समझना है, तो लंबाई तो एक्स है, पर अगर ओ ए के अलोंग वेक्टर बताना है तो ओ ए वेक्टर, अब मैं बेटा यहाँ पे वेक्टर नहीं समझा रही हूँ कि ऊपर एरो लगाना चाहिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सब मैं नहीं समझाने वाली। डिफरेंट वेक्टर, लॉज ऑफ एडिशन, ये सब भी नहीं बताने वाली, वो आप लोगों को आता है उस प्री रिक्वेस्ट नॉलेज के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझाने में। तो वेक्टर ओ ए वेक्टर के ऊपर बार, वो क्या होगा, एक्स उसकी लंबाई और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ए एक्स यूनिट वेक्टर। तो ये लंबाई हो गई, वेक्टर हमेशा लंबाई और डायरेक्शन से डिफाइन होता है, तो लंबाई और डायरेक्शन हो गई। ओ बी वेक्टर भी लंबाई और डायरेक्शन, वाई ए वाई यूनिट वेक्टर, और ओ सी हो गया जेड लंबाई और ए जेड यूनिट वेक्टर से। अब ये यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन कौन सी होती है, मतलब मैंने यूनिट वेक्टर जो डिफाइन करना है वो ए एक्स यूनिट वेक्टर इधर रहेगा,
ए वाई यूनिट वेक्टर यहाँ डिफाइन होगा और ए जेड यूनिट वेक्टर यहाँ डिफाइन होगा। ऐसे ही क्यों? ए एक्स यूनिट वेक्टर इस तरफ है, बैक साइड में क्यों नहीं है? माइनस एक्स डायरेक्शन में ए एक्स यूनिट वेक्टर क्यों नहीं है? तो बेटा इसका एक रूल है, थंब रूल। जैसे हमने सीक्वेंस का रूल बना दिया कि हम इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमेशा बात करेंगे, तो वैसे ही एक रूल है कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है वो हमेशा डायरेक्टेड होता है जिस तरफ वो कंपोनेंट बढ़ रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। एक्स कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो इसलिए इसकी एक्स यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी उसकी बढ़ने की डायरेक्शन में है, ए वाई यूनिट वेक्टर वाई के बढ़ने की डायरेक्शन में, और ए जेड यूनिट वेक्टर जेड के बढ़ने की डायरेक्शन में। इस तरीके से यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही फालतू चीज़ है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं। नहीं बेटा, जब मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बताऊंगी, उसके यूनिट वेक्टर्स बताऊंगी या स्फेरिकल के यूनिट वेक्टर्स बताऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन को कैसे लेते हैं। तो वो जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसके बढ़ने की डायरेक्शन में हम उस यूनिट वेक्टर को, एक्स यूनिट वेक्टर एक्स के बढ़ने की डायरेक्शन में एक्ट होगा, ए वाई यूनिट वेक्टर वाई के बढ़ने की डायरेक्शन में एक्ट होगा, और ए जेड यूनिट वेक्टर जेड के बढ़ने की डायरेक्शन में एक्ट होगा। ठीक, अब कोई भी वेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है तो एक्स एक्सिस मेरी ये है, वाई एक्सिस मेरी ये है, और जेड एक्सिस ये मेरा एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर को मैं आसानी से समझने के लिए मान के चलती हूँ कि ये P पॉइंट जो है, तो P पॉइंट से मैंने एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो Q आ गया, Q को मैंने पीछे जोड़ा, तो ये जो मेरा एक प्लेन बन रहा है बेटा Z एक्सिस, और ये पॉइंट हो गया C, P, Q और O से जो प्लेन बन रहा है, इस प्लेन में मेरा ये वेक्टर लाई कर रहा है जिसको मैं R वेक्टर बोल रही हूँ। अब इस R वेक्टर को मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे रिप्रेजेंट करूँ? तो R को मैं 3 लंबाइयों से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, आर एक्स, आर वाई और आर जेड। पर वो 3 लंबाइयाँ किस किस तरफ की है? ए एक्स यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में आर एक्स लंबाई है, ए वाई यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में आर वाई लंबाई है, और ए जेड यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में आर जेड लंबाई है, और इन तीनों के एडिशन से फाइनल वेक्टर हमारा कौन सा बन रहा है? आर वेक्टर। अब ये कहाँ है? तो जो मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, यहाँ पे ये है। जब मैंने ये पॉइंट P बोल रही हूँ और ये वाले बैक वाले पॉइंट को P डैश बोल रही हूँ, दिस इज P और P डैश। P और P डैश को जब मैं एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करूँगी तो मुझे Q डैश और Q, ये Q डैश मिलेगा और ये Q मिलेगा, Q डैश और Q मिला। अब मैंने Q डैश को भी एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, Q को भी एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो Q डैश परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और Q फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के बीच में ये जो लंबाई मिल रही है ये आपकी आर एक्स हो जाएगी। ऐसे ही Q डैश को पीछे y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, Q से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर B डैश और B है, B डैश और B है, तो ये जो लंबाई होगी वो आपकी आर वाई हो जाएगी। इसी तरीके से इस वेक्टर जो कि इस प्लेन पर लाई कर रहा है, सी पी क्यू ए पर लाई कर रहा है, इस वेक्टर से मैंने दोनों एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर जेड एक्सिस पर ड्रॉप किए, तो वो परपेंडिकुलर के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सी और सी डैश है, सी और सी डैश है, तो उनके बीच की जो लंबाई है वो आर जेड हो जाएगी। इस तरीके से पूरा ये वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स आर एक्स, आर वाई और आर जेड, 3 कंपोनेंट्स की मदद से मैं इस वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन कर सकती हूँ। बेटा मैंने कोशिश की डायग्राम से 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाए 2D पर, उससे समझाने की, और 3D विजुअलाइजेशन यहाँ भी करवाने की कोशिश की। बेटा एक चीज़ और बता दूँ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट होता है उसको हम इमेजिन करते हैं क्यूबॉइड के वर्टेक्स पर। बेटा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को हम मान के चलेंगे, अगर ये मेरा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहती हूँ इस चार्ज की वजह से, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं एक सिलेंडर के सरफेस में इमेजिन करके चलूँगी ऐसा।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को क्यूबॉइड के वर्टेक्स पे एज्यूम करते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट जिस पर हमें इफेक्ट निकालना है उसको हम एक सिलेंडर के सरफेस पे इमेजिन करते हैं, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पॉइंट को स्फीयर के शेल पर या स्फीयर के सरफेस पर इमेजिन करते हैं, इसलिए ये फिगर मैंने बताया। तो ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड था। अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर समझाना बाकी है और थोड़ी बहुत चीज़ें और समझाना बाकी है। फिर मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आऊँगी और फिर मैं स्फेरिकल पे आऊँगी। ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मुझे कम से कम बेटा 10 लेक्चर्स तो लगने ही हैं। उसके बाद फिर वापस मैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे आ जाऊँगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे डिमांड की थी कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़ा दीजिए। ये बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने इसे पढ़ाना उठाया है। अभी मुझे सिंक्रोनस जनरेटर भी कंप्लीट करना है, सिंक्रोनस मोटर भी कंप्लीट करना है। उसके बाद बेटा मैं पावर सिस्टम सब्जेक्ट पर आऊँगी। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम पड़ता है बेटा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटीना समझना हो, कम्युनिकेशन समझना हो, तब भी आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आना चाहिए। मैथ्स तो इंजीनियरिंग मैथ्स में भी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स टॉपिक है, तो अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड भी समझना है तब भी इस कंटेंट को समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना है तो समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी और मैकेनिकल वाले भी। पर मैकेनिकल में क्या होता है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और एक वर्टिकल प्लेन में ही बात होती है, वहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इस तरीके से ही ली जाती। पर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या मैथ्स में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हमारी एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन तीनों से होती है। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।